दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 13। एमकी की बीवी बनने जा रही हो, लेकिन इतनी डरपोक। वो उसकी तस्वीर देखते बोला, बहुत जल्द तुम्हें सबसे चुराकर अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, जहां कोई भी नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं हो। सिर्फ तुम और मैं होंगे और हमारी मोहब्बत होगी। किसी को इतना भी मासूम नहीं होना चाहिए कि लोग उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाएं। लेकिन फ़िक्र मत करो, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए कोई तुम्हें देखे तो दूर हाथ तो लगाए, कसम खुदा की टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। बहुत तड़पाती हो तुम, और मैं अपनी एक एक तड़प का बदला सूद समेत वसूल करूंगा ब्यूटी। कुछ देर उसकी तस्वीर को देखने के बाद वो अपना मोबाइल उठाए कमरे से निकला। उसका इरादा अब अपनी ब्यूटी से मिलने का था। घर में किसी को भी उन चारों ने कुछ नहीं बताया था। मरवा की तो हालत ही ख़राब हो गई थी, जबकि बाकी सबका भी हाल कुछ अलग न था। वो बड़ी मुश्किल से सोई थी। अभी उसे सोए कुछ ही वक्त गुजरा था जब उसे अपने चेहरे पर किसी की नरम गरम सांसों का एहसास हुआ। जैसे ही उसने आँख खोली तो फिर उसे सामने देखा, जिसको ना देखने की वो हमेशा दुआएं करती थी। आज भी सिवाय उसके आंखों के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो जैसे ही बोलने लगी, एमके ने उसके होंठों पर उंगली रखते उसे खामोश करवाया। आवाज़ ना आए, मैं हाथ हटा रहा हूँ। उसकी आंखें देखकर उसे कुछ याद आया था, लेकिन फिर अपनी सोच को जुटलाया। आप यहाँ? वो उससे पीछे होते बोली। जहाँ तुम वहाँ हम, वो उसका हाथ पकड़ते बोला। मारे डर के वो हिल भी नहीं पा रही थी। जानती थी कुछ भी हो जाए वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। आज होटल में क्या कर रही हो तुम? आज होटल में क्या कर रही थी तुम? और वो लड़का कौन था जिससे तुम दोनों बातें कर रही थी? एमके ने पूछा तो उसने हैरत से उसे देखा। वो कैसे जानता था? आप कैसे जानते हैं? उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराया था। मैंने अभी बताया ना, जाना कि जहाँ तुम वहाँ हम। और वैसे भी मेरी नज़र हर वक्त तुम पर ही तो रहती है, कहीं और जाती ही नहीं। तुमने बताया नहीं क्या कर रही थी होटल में? उसने फिर पूछा। हम अक्सर जाते रहते हैं, तो इसलिए कल भी चले गए थे, वो हकलाते बोली। इस बार छोड़ रहा हूँ, आइंदा कहीं भी जाने का दिल हो एक कॉल करना, सब छोड़कर तुम्हारे पास चला आऊँगा। लेकिन आइंदा अकेले कहीं जाने के बारे में सोचना भी मत, या फिर किसी भाई को साथ ले जाना, समझी? वो उसके सर को चूमते बोला। जी गुड। ऐसे ही मेरी बातें मानती रहना। और हाँ, एक और बात, आइंदा किसी भी गैर से बात की ना तो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम जानती हो मैं जो कहता हूँ वो करके रहता हूँ। वो जाने के लिए उठा जब उसने एमके को रोका। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर मेरे घर वालों ने किसी दिन आपको यूँ मेरे कमरे में देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मुझे बहुत डर लगता है आपसे, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें। आपने देखा ना, मैंने आज तक किसी को भी आपके बारे में नहीं बताया, आगे से भी नहीं बताऊंगी। प्लीज़ मुझे तंग करना बंद कर दें, प्लीज़। वो उसके सामने हाथ जोड़ते रोते हुए बोली। आज वो आर या पार करने का फ़ैसला कर चुकी थी। यूँ घुट घुट कर वो नहीं जी सकती थी। मरवा मेरा बच्चा, वह सरहद से उसके पास आया था। वो घुट घुट कर रो रही थी। उसने उसके हाथ थामे जो ठंडे हो रहे थे। प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें, बस रोना बंद करो, बैठो यहाँ। वो उसे बेड पर बिठाते खुद उसके साथ बैठा। देखो मरवा, मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मर कर भी नहीं छोड़ सकता। आइंदा ऐसी कोई बात सोचना भी मत। अभी तुमसे प्यार से बात करता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बोलोगी तो मेरा वो रूप देखोगी जो मैं आज तक तुमसे छुपाए हुए हूँ। उस दिन जो तुमने देखा वो तो कुछ भी नहीं था। आइंदा छोड़ने की बात तो करना ही मत। तुम्हारे घर वालों को कुछ भी
पता नहीं चलेगा। जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आखिरी बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो, तुम्हारी शादी अगर हुई ना तो सिर्फ MK से होगी, वरना किसी से भी नहीं। और ये बहुत जल्द होगा इंशाअल्लाह। मुझसे डरा मत करो। MK अपनी जान ले सकता है लेकिन तुम्हें हर रोज भी नहीं पहुंचा सकता। चलो शाबाश, सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। वो उसे लिटाते बोला। उस पर कंबल ओढ़ाते एक मुस्कुराती नज़र उस पर डालकर वो वहाँ से चला गया। पीछे वो फिर से बेआवाज़ रोने लगी। उस दिन कॉलेज से वापस आते वक्त मरवा ने ही उसे देखा था। एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल करते अक्सर वो उससे मिलने उसके कमरे तक पहुंच जाता था, लेकिन वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। अक्सर उसे इसी डर की वजह से बुखार रहने लगा था। सबको ये लगता था कि बाहर का खाना खाने से उसकी तबीयत ख़राब रहती है, क्योंकि बाहर का फास्ट फूड उसे सूट नहीं करता था। कितनी बार उसके बाबा उसकी मामा उससे पूछ चुके थे, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। रोते रोते ही नींद उस पर मेहरबान हुई और वो नींद की वादी में खो गई। सफ़ा अब अक्सर माहिर के ख्याल में खोई रहती थी। 2 दिन गुजर गए थे। कल उसने माहिर से बात करनी थी। वो खुद भी कई कॉल्स कर चुका था, लेकिन ये जानबूझकर उसका फ़ोन काट देती। अगले दिन कॉलेज पहुंची तो माहिर ने फ़ौरन उसे अपने ऑफिस में बुलाया। जाओ जाओ, मेरे जीजू को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाओ। ज़ारा उसे कंधा मारते बोली तो वो उसे घूरती हुई ऑफिस चली गई। वो जैसे अंदर आई तो वो फ़ौरन उसकी जानिब आया। 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ, क्यों नहीं उठा रही थी? मैसेज भी किए, कोई रिप्लाई नहीं, वजह जान सकता हूँ? वो उसे घूरते हुए बोला। अब ऐसे तो ना देखें, मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, वो मुंह बनाते बोली। ओह, चार्जिंग ख़त्म हो गई थी तो सफ़ा मैडम को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो मोबाइल चार्ज कर सके। बताना पसंद करेगी कि ऐसा कौन सा काम था जो आपको टाइम नहीं मिला फ़ोन चार्ज करने का? वो सीने पर हाथ बांधते बोला। डांटने के लिए बुलाया है आपने? उफ़, कैसी बेबसी थी वो, कुछ कह भी नहीं सकता था उसे। उसकी तरफ देखा तो वो रोनी सूरत बनाए उसे ही देख रही थी। ड्रामा क्वीन, वो दिल में बोलते अपनी चेयर पर बैठा और उसे भी इशारा किया बैठने का। क्या सोचा फिर? किस बारे में सर? वो मासूमियत से बोली। सफ़ा, तुम अच्छे से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, वो दांत पीसते बोला। उसे देखकर वो भी संजीदा हुई। सर, आप बहुत अच्छे हैं। यकीनन हर लड़की की ख्वाहिश होगी कि उसे आप जैसा हमसफ़र मिले। और तुम्हें कैसा लगता हूँ मैं? तुम मेरे बारे में कैसा सोचती हो? वो उसकी बात काटते बोला। मुझे भी अच्छे लगते हैं। वो रवानी में बोली, लेकिन बात का एहसास होते ज़बान दांतों तले दबाई। उसे ऐसा करते देखकर वो दिलकशी से मुस्कुराया था। हम मतलब आग दोनों तरफ से लगी है, वो मुस्कुराते बोला तो वो उससे नज़रें चुरा गई। सर, मुझे डर लग रहा है, लोग क्या कहेंगे कि एक स्टूडेंट ने अपने ही टीचर के साथ। वो बोलते बोलते खामोश हुई। लोगों को गोली मारो, तुम क्या चाहती हो मेरे लिए, ये सबसे अहम है। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ। ओके, कुछ ना बोलो, बस मेरी एक बात का जवाब दे दो, मैं ख़ुद समझ जाऊँगा। जब वो कुछ ना बोली तो वो उठकर उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। उसके इस तरह आकर बैठने से वो थोड़ी पीछे खिसकी। क्या बात? क्या तुम मुझसे डर रही हो? वो उसके पीछे खिसकने पर बोला। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, वो हाथ मरोड़ते बोली। आपने क्या बात करनी थी? वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। बात यह है कि आई लव यू। अब तुम इस बात का जवाब दे दो, मैं ख़ुद समझ जाऊँगा। वो कुर्सी पर टेक लगाए उसको देखने लगा, जो मुंह खोले उसे देख रही थी। सफ़ा, जवाब दो। ठीक है ना बोलो, फिर मैं किसी और पर ट्राई कर लूँगा। वो एक नज़र उसे देखते कुर्सी से उठा, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी से वो उठकर उसके सामने आई और आंखें छोटी किए उसे घूरने लगी। क्या?
ऐसे क्या देख रही हो? वो मुस्कुराहट दबाते बोला। किसी और पर ट्राई करें आपका और उस चुड़ैल का कत्ल फिर मुझ पर वाजिब हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात। वो धमकी देते बोली तो उसके गुस्से से सुर्ख होती शक्ल देखकर वो ज़ोर से हंसा था। क्या है? किस बात पर आपको इतनी हंसी आ रही थी? वो कड़े तेवर लिए उससे सवाल कर रही थी। सफ़ा कसम से बहुत प्यारी लगती हो जब ऐसे गुस्सा करती हो। मतलब वैसे आपको अच्छी नहीं लगती क्या? पागल, वो उसके बाल बखेरता हंसा था। तुम मुझे हर हाल में अच्छी लगती हो। सच्ची? वो मुस्कुराते बोली। मुच्छी? वो भी उसकी नाक दबाते बोला। अच्छा मेरी बात का जवाब तो दो। मेरे पास आपकी किसी बात का जवाब नहीं है। और मैं ये कह रही थी कि 1 महीने बाद पेपर्स हैं तो पेपर्स के बाद आप अपने भाई को हमारे घर भेज सकते हैं। तब तक मैं मामा बाबा से भी बात कर लूँगी। उसकी बात सुनते जहाँ वो खुश हुआ था वहीं 1 महीने पर उसने मुंह बनाया था। 1 महीने से पहले कुछ नहीं हो सकता क्या? वो मासूम मुंह बनाते बोला। तो वो उसको देखती हंसी नफ़ी में सर हिलाए वहाँ से भाग गई। अरे सफ़ा रुको तो। वो उससे पहले कि उसके पीछे जाता वो क्लास में चली गई थी। वो भी मुस्कुराते हुए ऑफिस चला गया। उसकी ये मुस्कुराहट किसी और ने बहुत गौर से देखी थी। न जाने वो नज़र प्यार भरी थी या हसद भरी, ये तो रब बेहतर जानता था। क्या हुआ ज़हीर? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? वो बाहर लॉन्च में बैठा बेस्ट के बारे में सोच रहा था जब उसकी मामा उसके पास आई। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस 1-2 केसेस हैं उनके बारे में सोच रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामते अपने पास बिठाया। उनके बैठने पर वो उनकी गोद में सर रखते लेट गया। बहुत थक गया मेरा बेटा। वो उसके बालों में हाथ फेरते प्यार से बोली। आपकी गोद में सर रखते ही सारी थकन दूर हो जाती है मामा। जो सुकून आपकी गोद में मिलता है ना, वो सुकून दुनिया में कहीं और मिल ही नहीं सकता। वो उनका हाथ चूमते बोला तो वो मुस्कुराई। बीवी आएगी तो फिर कहाँ माँ याद रहेगी? बीवी आएगी तो फिर कहाँ माँ याद रहेगी? वो शरारत से बोली। अगर आपको लगता है कि बीवी के आने से मैं माँ को भूल जाऊँगा तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। ज़हीर मैं मजाक कर रही थी मेरी जान, वरना मुझे बड़ी ख्वाहिश है तुम्हारी शादी की। मामा चाहे मेरी शादी हो जाए, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरी फैमिली, ख़ास तौर पर सबसे पहले आप हैं। आपसे दूर होने का तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। अरे सारा प्यार क्या सिर्फ मामा के लिए है भाई? हमारा कोई हक नहीं है क्या? वो अभी मज़ीद कुछ और कहता कि इतने में लम्स और आइज़ल बाहर आई। लम्स की बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए मामा की गोद से उठा और अपने दोनों बाजू वाह किए तो वो दोनों कुलकुलाते उसके बाजू में जा समाए। दोनों के सर पर भारी भारी प्यार दिया। मेरा तो सारे का सारा प्यार सिर्फ मेरी फैमिली के लिए है। सब बातें कर रहे थे जब जायद साहब वहाँ आए। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बातें हो रही हैं भाई? वो अपने तीनों बच्चों को और बेगम को देखते माशाल्लाह बोले थे। कुछ नहीं बाबा, बस भाई से प्यार ले रहे थे। कभी कभी हाथ आते हैं ना तो सोचे 1 हफ्ते का इकट्ठा प्यार ले लें, फिर ना जाने कब हाथ लगें। लम्स बोली तो वो सब मुस्कुरा दिए। आइज़ल ने उठकर पानी का गिलास अपने बाबा को दिया और उनके साथ ही बैठ गई। क्यों भाई ज़हीर, कहाँ मसरूफ़ रहते हो जो हमारी बेटी को तुमसे इतनी शिकायत है? कहीं नहीं बाबा, बस आप तो जानते हैं पुलिस की नौकरी कोई टाइम फिक्स तो होता नहीं है। और वैसे भी बाबा लम्स सच कह रही है, उनको टाइम ही नहीं दे पाता। सॉरी यार, कोशिश करूँगा कि आइंदा तुम दोनों को कोई शिकायत ना हो अपने भाई से। वो पहले जायद साहब फिर लम्स और आइज़ल को देखते बोला।
भाई आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बस मजाक कर रही थी, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। लम्स फ़ौरन बोली। मैं ठीक कह रहा हूँ, मुझे खुद भी एहसास है कि तुम दोनों को वक्त नहीं दे पाता। भाई आप दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हैं और आप हम सबसे कितना प्यार करते हैं हम सब जानते हैं, और हमें फ़ख्र है कि हमारा भाई एक इतना अच्छा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। आइज़ल ने कहा तो सब ने तायद की। और मेरी फैमिली दुनिया की सबसे बेस्ट फैमिली है, वो लम्स को सीने से लगाए बोला। फिर सब खुश गप्पों में मसरूफ़ हो गए। सब लोग रात का खाना खा रहे थे, जबकि साथ साथ वो लोग मन और ज़ारा की शरारतें भी इंजॉय कर रहे थे। दाजान समझा ले अपने पोते को, अब अगर उसने मेरी प्लेट से खाया ना तो बहुत बुरा होगा। वो तंग आकर सदाम साहब से बोली। क्या कर लोगी तुम मोटी चुड़ैल? मन उसकी प्लेट से बोटी उठाते बोला। मन भाई ये मेरी फेवरेट बोटी थी। वो उसको लेग पीस खाते देकर चीखी, जबकि वो मज़े से खाता उसको तपा रहा था। अबे तुम्हें बोटी की पड़ी है, जबकि मैंने तुम्हें मोटी चुड़ैल कहा, उसका कोई दुख नहीं? वल्लाह कितनी नदीदा हो तुम ज़ारा। छी, वो मुंह बनाते बोला। कौन कहेगा कि आप हमारे बड़े भाई हैं मन भैया? बहनों के खाने पर भी आपकी नज़र है, बड़े ही अफसोस की बात है वैसे। छी, मरवा ने कहा तो उसने घूर कर उसे देखा। देखो मेंढकी को भी ज़ुकाम हुआ, वो बोला तो वो खुद के मेंढकी कहने पर तप गई। आप खुद होगे मेंढक, वो भी गुस्से से बोली तो मसरत ने उसे टोका। तमीज़ से मरवा, बड़ा भाई है वो तुम्हारा, शर्म नहीं आती ऐसे कहते हुए? मामा भाई ने भी तो मुझे मेंढकी कहा, उसको तो कुछ नहीं बोला आपने? वो रोनी सूरत बनाते बोली। हाँ तो बड़ा है वो तुमसे, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था उसे। बस मामा उन्होंने मुझे मेंढकी कहा, वो मेंढक है, बात ख़त्म। बहन मेंढकी, भाई मेंढक, वो हंसते बोली। लेकिन ताहिर साहब के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वो रोने वाली हो गई। वो क्या बल्कि सभी खाना छोड़कर ताहिर को देखने लगे। मरवा समझ नहीं आई तुम्हें कि मामा ने क्या कहा है? मना कर रही है ना तो समझ जाओ, बार बार बदतमीज़ी किए जा रही हो। आराम से बैठकर खाना खाओ वरना जाओ अपने रूम में। ताहिर ने गुस्से से कहा तो वो रोते हुए सबको देखती कमरे में भाग गई। सफ़ा और ज़ारा भी उसके पीछे गई थी। मन को भी बुरा लगा था, उसकी वजह से चाचू ने मरवा को इतना डांट दिया था। चाचू मजाक कर रही थी वो, आपने उसे ऐसे ही डांट दिया, मुझे बुरा नहीं लगा था। ताहिर क्या हुआ है? सद्दाम साहब ने पूछा तो वो खाना छोड़ते कमरे में चले गए। जहाँ पहले सब हंसी मजाक कर रहे थे वहाँ अब खामोशी छा गई थी।